नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या 480 से अधिक हो चुकी है। पूरे देश में इस बीमारी से कितने लोग मरे हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं है। दैनिक रूप से कितने मरीज आ रहे हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं है। अधिकृत रूप से आपको बताया ही नहीं जाता है कि भारत में ब्लैक फंगस के कितने मरीज हैं, जबकि सरकार ने इसे महामारी के रूप में नोटिफाई किया है। मतलब किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास भी ब्लैक फंगस का मरीज आएगा तो उसे सरकार को बताना होगा। जब यह महामारी है तब केंद्र सरकार हर दिन संख्या क्यों नहीं बताती है कि ब्लैक फंगस के आज कितने मरीज आए। हमारे सहयोगी परिमल ने स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल से यह सवाल पूछा। उनके पास आज का आंकड़ा ही नहीं था। सर, अभी ब्लैक फंगस के कितने मामले होंगे और कितने लोगों की डेथ हुई होगी? क्योंकि हम लोगों के पास जानकारी राज्यों से आप आती है, इस मंच से नहीं आती। अगर बता पाए तो आसानी हो जाएगी। देखिए, आज एग्जैक्ट डेटा हम लोग नहीं लेके आ पाए हैं ब्लैक फंगस का, बट हम आपको दे सकते हैं। हमने स्टेट्स के लिए अपने पोर्टल पर एक ये व्यवस्था की है कि वह अपने केसेस हमें अवगत कराएं और उसके बेसिस पर ही जो अवेलेबल मेडिसिन है, एक तरफ उसकी प्रोक्योरमेंट को बढ़ाया जा रहा है, साथ ही उसके बेसिस पर उसका एलोकेशन भी स्टेट को, जो नंबर स्टेट बताती हैं उसके तहत किया जा सकता है। क्योंकि इस समय इमीडिएट बेसिस पर हम लोग लेकर नहीं है, हम आपसे बाद में शेयर कर सकते हैं। सरकार के पास संख्या है लेकिन आपको नहीं बता रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव कह रहे हैं आज उपलब्ध नहीं है, तो आए किस लिए हैं। 26 मई को रसायन व उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने ट्वीट किया कि भारत में 25 मई तक ब्लैक फंगस के 11,717 मामले हैं। इसके बाद से केंद्रीय स्तर पर इस तरह की कोई संख्या नहीं दी जा रही है। क्या इसलिए कि आप नागरिकों को अंदाजा ही ना हो कि कितने मरीज हैं और उन मरीजों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले से कोविड की स्टोरी को छोड़ने का बहाना खोज रहा गोदी मीडिया ब्लैक फंगस से भी नजर फेर ले और आपको पता ही ना चले कि इस बीमारी के इलाज में लोगों पर क्या कुछ गुजर रहा है, खर्चा कितना आ रहा है। 30 मई को कर्नाटक से डॉक्टर रघुराज हेगड़े ने ट्वीट किया कि एम्फोटेरिसिन बी की खराब सप्लाई के कारण पिछले हफ्ते एक मरीज की आंख निकालनी पड़ी क्योंकि उसका संक्रमण दूसरी आंख में भी फैलने लगा था। हम क्यों इस हालत के लिए मजबूर हुए हैं? सरकारों ने ब्लैक फंगस दवा हासिल करने की लंबी चौड़ी सरकारी प्रक्रिया तो बना दी ताकि कालाबाजारी ना हो, लेकिन इसके बाद भी और इसके कारण भी इस दवा को हासिल करना मुश्किल भरा काम हो गया है। दवा तो पूरी नहीं मिल रही है और इसके इलाज का खर्चा भी परिवारों को तबाह कर रहा है। 1 जून को दिल्ली से 36 साल के जतिन मक्कड़ के लिए मदद मांगी गई ट्विटर पर कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के 120 वायल चाहिए, अर्जेंट। उनका इलाज मैक्स पटपड़गंज में चल रहा है और स्थिति गंभीर है। यहां लोगों को 2 इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। 120 इंजेक्शन खोजना मक्कड़ परिवार के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। इसका मतलब है कि मरीज को ही दवा का बंदोबस्त करना पड़ रहा है। सरकार की तरफ से उपलब्ध कराने की जो भी व्यवस्था बनी है वो पर्याप्त नहीं है। सरकार सबको जरूरत के हिसाब से दवा नहीं दे पा रही है। 1 जून को कोलकाता से ममता अग्रवाल ने ट्वीट किया कि उनके पिता परबन अग्रवाल को 9 दिनों तक 50 mg हर दिन चाहिए, लेकिन इस वक्त उनके पास एक भी इंजेक्शन नहीं है, 0। 1 जून को मयंक झा ने भी कोलकाता से ट्वीट किया कि उनके पिता AMRI अस्पताल में भर्ती हैं और लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी कहीं नहीं मिल रहा है। उनकी जिंदगी खतरे में है। 49 वायल चाहिए, मतलब 49 इंजेक्शन चाहिए। कोई देख रहा है अपनी आंखों के सामने कि पिता की जान किसी भी वक्त जा सकती है और इंजेक्शन नहीं है। मुसीबत में वह किसी न्यूज एंकर को, तो कभी प्रधानमंत्री को, तो कभी रेल मंत्री को टैग करता है, लेकिन इंजेक्शन का कुछ पता नहीं चलता। आश्वासन और आयात निर्यात की सूचना पकड़ाकर इस देश में मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। हमने कुछ मरीजों के परिजनों से बात की। उन सब पर दवा के इंतजाम का दबाव तो है ही, इलाज का खर्चा भी किसी का 10 लाख तो किसी का 20 लाख हो चुका है। मीडिया के सामने आने से कतराते हैं। उनकी चिंता समझी जा सकती है। उन्हें लगता है कि मीडिया में आने से इलाज प्रभावित होगा और सरकारी अधिकारी दवा देने में दिक्कत करेंगे। इस प्रक्रिया को सेल्फ ब्लैकमेल सिंड्रोम कहते हैं। सिस्टम ऐसा चक्र बनाता है कि नागरिक अपने आप ही ब्लैकमेल होने लगता है ऑटोमेटिक रूप से। वो जानता है कि ना बोलने से भी दवा नहीं मिल रही है, लाखों का खर्च भी हो रहा है और जान भी नहीं बच रही है,
तब भी वह चुप रहने का फैसला करता है। सेल्फ ब्लैकमेल सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे कई मामलों को लेकर हमने वकील के सिंह से बात की, जो दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे मामलों के लिए लड़ रहे हैं। के सिंह की बातों से इसका अंदाजा तो होता ही है कि ब्लैक फंगस के मरीजों पर क्या बीत रही है। म्यूकोरमाइकोसिस या जिसे हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं, उसके करीब 10 से 12 पेशेंट ऐसे हैं जो मेरे अपने कांटेक्ट में हैं, जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और मैं अगर आपको बताऊं, उन लोगों की हालत इतनी ख़राब है, उसके अंदर कुछ लोगों की अपनी आंखें जा चुकी हैं, कुछ लोगों की जान जा चुकी हैं, कुछ लोग वेंटिलेटर पे हैं, कुछ लोगों के करीब 90% लंग्स डैमेज हो चुके हैं, और कुछ लोगों को डॉक्टर्स ने ये बोल दिया है कि अगर आप ठीक भी हो गए तो आपको लाइफ लॉन्ग ऑक्सीजन की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और ये कोरोना के बाद ब्लैक फंगस डेवलप हुआ है। अगर हम मरीजों की बात करें, उनकी फैमिली की बात करें, तो 15 से 20 लाख रुपए तक उन लोगों का लग चुका है। इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स है जिससे ये ट्रीट होता है, वो भारत के अंदर एक तो अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो वो ब्लैक मार्केट के अंदर मिल रहा है, और जिसके लिए हर मरीज को, उसके परिवार वालों को लगभग 5 से 6-7 गुना ज़्यादा प्राइस पे करके वो ब्लैक मार्केट से लाके वो इंजेक्शंस को लेके आ रहे हैं। इसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक स्पेशल बेंच बनाई है। उसके अंदर दिल्ली सरकार को, भारत सरकार को तलब किया है और उनसे पूछा है कि आप अपनी पॉलिसी बताइए कि आप इस पॉलिसी के तहत क्या कर रहे हैं। इंजेक्शंस अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसकी भरपाई कैसे पूरा कर रहे हैं, क्या अगर आप इम्पोर्टेशन कर रहे हैं तो आप कितना इम्पोर्टेशन कर रहे हैं। उसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी रिप्लाई भी फाइल करी है कि हमें ओवरऑल एस्टीमेट जो हमारा है वो करीब हमें 2,30,000 इंजेक्शन चाहिए, जबकि इनके पास करीब 35 से 40,000 इंजेक्शन है। बाकी शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए इन लोगों ने, भारत सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने लगभग 5 देशों से कॉन्टैक्ट किया है फॉर इम्पोर्टेशन, लेकिन अभी तक हमारी सप्लाई चेन में इंजेक्शन लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी का फ्री फ्लो नहीं हुआ है, वो नहीं आया है। लिहाजा आज भी हर मरीज जो किसी भी अस्पताल के अंदर एडमिट है वो अभी भी दवाई की शॉर्टेज से जूझ रहा है। सरकार जो दवा उपलब्ध करा रही है वो पर्याप्त नहीं है। किसी को चाहिए 6 इंजेक्शन तो मिल रहा है 3, आज चाहिए तो मिल रहा है कल चाहिए तो मिल रहा है 4 दिन बाद। देरी होने से ब्लैक फंगस तेजी से पसरने लगता है। मरीज का परिवार लाखों रुपए के कर्ज में डूबने लगता है। इसलिए इलाज का खर्चा सरकार को देना चाहिए, क्योंकि उसके कर्तव्य न निभाने के कारण परिवार कर्ज में डूबा है और जान गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस इंजेक्शन की कमी को लेकर 20 मई से सुनवाई चल रही है। अदालत की सख्त टिप्पणियां तो आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। दिल्ली सरकार हर दिन बता रही है कि उसके पास इंजेक्शन की कमी है, जबकि दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 1000 से अधिक मरीज हो चुकी है। दिल्ली में कल जो था 1044 पेशेंट थे, जिसमें से 92 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 89 पेशेंट्स की अभी तक डेथ हुई। सर, मेडिसिन की क्या स्टेटस है? क्या अभी पर्याप्त छोड़िएगा, बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही कम है। आप बता रहे हैं 1044 में से 89 की डेथ हो चुकी है ब्लैक फंगस से? नहीं, जो अभी तक जिनकी डेथ हुई है वो 89 है, 94 ठीक होकर घर जा चुके हैं। सभी को पता होना चाहिए था कि ब्लैक फंगस के मामले दुनिया में सबसे अधिक भारत में होते हैं। पिछले साल केस कम थे, लेकिन तब भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए थे। दिसंबर 2020 में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस के 13 मामले आए थे। यह खबर कई जगहों पर छपी है। तभी खतरे की आहट का अंदाजा हो जाना चाहिए था और इसकी दवा का बंदोबस्त भी कर लिया जाना चाहिए था और इसे लेकर जागरूकता शुरू कर देनी चाहिए थी। लेकिन क्या ऐसा किया गया? जवाब आप जानते हैं। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज ने पिछले साल मुंबई से 14 दिसंबर को ही ब्लैक फंगस पर रिपोर्ट फाइल की थी। उस रिपोर्ट में पूजा ने बताया था कि ब्लैक फंगस से अहमदाबाद में 2 लोगों की मौत हुई है और 2 लोगों की आंखें निकाली गई हैं। पूजा ने अपनी रिपोर्ट में रेटिना एंड ऑक्यूलर ट्रॉमा सर्जन डॉक्टर पार्थ राणा का बयान दिखाया था, जिसमें डॉक्टर राणा ने कहा था कि पहले 1000 केस में 7 मामले ब्लैक फंगस के आ रहे थे, अब 20 आने लगे हैं। ये दिसंबर 2020 की बात है। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस फंगस के केसेस जो अभी बढ़ रहे हैं, इसके अंदर मोर्टालिटी रेट लगभग 50% है। मतलब जो पेशेंट्स जिनको हो रहा है ये, उनके 50% केसेस के अंदर उनकी डेथ हो रही है।
दिसंबर 2020 में अहमदाबाद और मुंबई में ब्लैक फंगस को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। 5 महीने बाद दूसरी लहर में पूजा 10 मई को ब्लैक फंगस पर ही पहली बार रिपोर्ट फाइल करती हैं, जिसमें बताती हैं कि मुंबई के साइन अस्पताल में 1.5 महीने में ब्लैक फंगस के 30 मरीज आए हैं, जिनमें से 6 की मौत हो चुकी है। 11 लोगों की आंखें निकाली गई हैं। पूजा की रिपोर्ट में एक डॉक्टर ने कहा है कि एक सप्ताह में ब्लैक फंगस के 5 मरीज आने लगे हैं। ब्लैक फंगस की सबसे पहले रिपोर्ट मैंने पिछले साल दिसंबर महीने में की थी, 14 दिसंबर को, क्योंकि सबसे पहले अहमदाबाद से हमारे पास खबर आई थी कि डॉक्टर 4 से 5 केसेस ब्लैक फंगस के देख रहे हैं पोस्ट कोविड मरीजों में। तो मुंबई में जब मैंने पता किया था तो यहाँ के भी डॉक्टर इस तरह से मामले देख रहे थे, लेकिन तब तक इतना अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए भी नहीं था क्योंकि मरीज इतने ज़्यादा नहीं थे। महीने में 4 से 5 बताए जा रहे थे या 1.5 महीनों में 4 से 5 बताए जा रहे थे। लेकिन यही आंकड़ा अगर आप देखें इस साल दूसरी लहर के दौरान, जो हमने पहली रिपोर्ट 10 मई के दिन की थी, तब तक हमारे पास यहाँ पे आंकड़े ऐसे थे कि डॉक्टर बता रहे थे कि एक हफ्ते में 4 से 5 मामले उनके पास पहुँच रहे हैं। बीएमसी के सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल साइन अस्पताल की जो ईएनटी डिपार्टमेंट की हेड हैं डॉक्टर रेणुका ब्राडो, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हमको कहा था कि 1.5 महीने में 30 मरीजों का इलाज वो कर चुकी हैं म्यूकोरमाइकोसिस की, इनमें से 6 की मौत हो चुकी है और 11 मरीज ऐसे थे जिनकी एक आंख निकाली गई है और एक केस स्टडी उन्होंने बताया था जिनमें से दोनों आंखें निकालनी पड़ी थी मरीज की ताकि इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। अगले दिन ही 11 मई को राजेश टोपे जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि महाराष्ट्र में 2000 से ज़्यादा म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस हो सकते हैं, मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं और दवा की कमी है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि एम्फोटेरिसिन बी की कमी है। इसके बाद अगर आप 20 मई के आसपास आएँ तो यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से गुजारिश की गई थी केंद्र सरकार से कि वो मदद करें, उनके पास दवा की कमी है। उन्होंने जानकारी दी थी राजेश टोपे ने कि 2 लाख इंजेक्शन की डिमांड उन्होंने कंपनी से की है, लेकिन कंपनीज का कहना है कि वो सीधे स्टेट को अलॉट नहीं कर सकते, केंद्र सरकार का अप्रूवल चाहिए। तो इसके बाद अगर आप आएँ 26 मई की टाइमलाइन पर, तो 26 मई को खुद केंद्र सरकार की तरफ से जो डेटा रिलीज़ किया गया था उसमें साफ जानकारी थी कि कितने केसेस किस राज्य में हैं। गुजरात सबसे ऊपर 2800 केसेस के साथ था, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर 2770 केसेस महाराष्ट्र में उस वक्त थे 26 मई के आसपास। और 26 मई के इन आंकड़ों के अगले ही दिन राज्य सरकार की तरफ से हमको जानकारी दी गई थी कि ग्लोबल टेंडर निकाला गया है एम्फोटेरिसिन बी का, क्योंकि इसकी कमी बहुत ज़्यादा थी तो ग्लोबल टेंडर निकालना पड़ा और जानकारी दी गई कि जून के शुरुआती 10 दिनों में उम्मीद है कि हमारे पास 60,000 वायल यहाँ पर पहुँच जाएंगे। महाराष्ट्र में 8 दिनों के भीतर ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या डबल से अधिक हो गई है। 4 मई को हमारी सहयोगी वृंदा के पास वसुंधरा पवार का मैसेज आया कि मां को म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है और डॉक्टर ने कहा है 15 दिन का इलाज है और हर दिन 4 इंजेक्शन लगेंगे, कहीं से भी नहीं मिल रहा है। यह मैसेज नासिक से आया था और पूजा की रिपोर्ट 10 मई की है। यह हम इसलिए बता रहे हैं ताकि पता चले कि मई तक सरकार और उसकी कमेटियां क्या कर रही थीं। शुरुआती मामलों को देखते ही इंजेक्शन के इंतजाम को लेकर सरकार को हरकत में आना चाहिए था, जो नहीं आ सकी। सरकार की हालत यह थी कि 24 मई को मंत्रियों के समूह की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं भारत में ब्लैक फंगस के 5424 मरीज हैं। उसके 2 दिन पहले रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा ट्वीट कर चुके हैं कि भारत में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 8848 है। 2 दिन में 3424 का फर्क आ जाता है। यही नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन के बयान के बाद सदानंद गौड़ा ट्वीट कर बताते हैं अगले दिन 25 मई की सुबह कि भारत में ब्लैक फंगस के कुल मामले 11,717 हो चुके हैं। आधे दिन में 6,293 मामलों की बढ़ोतरी हो जाती है। या तो ब्लैक फंगस इतनी तेजी से बढ़ रहा था या संख्या को लेकर सरकार के पास ही साफ साफ जानकारी नहीं थी या सरकार साफ साफ नहीं बताना चाहती थी। 20 मई को स्वास्थ्य मंत्रालय ब्लैक फंगस को महामारी की आपदा घोषित करता है। 21 मई को 5 नई कंपनियों को ब्लैक फंगस की दवा के उत्पादन की अनुमति दी जाती है और इस तरह कुल 11 कंपनियां उत्पादन करने लगेंगी, ये बताया जाता है। और 6 लाख इंजेक्शन के आयात का ऑर्डर भी दे दिया गया है, ये कहा जाता है। 21 मई को आयात की अनुमति दे दी जाती है और 2 जून को निर्यात पर रोक लगाई जाती है। कितना शानदार काम है, आप समझ सकते हैं। 24 मई को आईसीएमआर ब्लैक फंगस पर एक अध्ययन प्रकाशित करता है, बताता है कि कोविड के जितने मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं उनमें से 3.6% मरीजों को ब्लैक फंगस हो जाता है। आप
खबरों को खंगालेंगे तो पता चलेगा कि ब्लैक फंगस को लेकर सरकार का हर बड़ा एक्शन 15 मई के बाद शुरू होता है, जबकि सितंबर 2020 में इस पर रिसर्च पेपर छप चुका था कि कोविड के मरीजों में ब्लैक फंगस देखा जा रहा है। आप सोचिए, टास्क फोर्स के मेंबरान, इतने सारे मेंबर हैं पढ़े लिखे, क्या कर रहे थे? क्या वे रिसर्च पेपर भी नहीं पढ़ते हैं? क्या यह बड़ी चूक नहीं है? आज इंजेक्शन की कमी से सब जूझ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। कहते हैं कि सरकार डायरेक्टली गिलियड कंपनी से बात कर रही है और शायद जून के आखिर तक कंपनी से डायरेक्टली कुछ 10 लाख डोज आ सकते हैं। पर इस बीच में मरीजों का क्या होगा? बहुत सारे ये जो दवाई की जो थोड़े बहुत स्टॉक्स है दुनिया भर में स्टॉकिस्ट के पास, उसको भी सरकार को खरीदना चाहिए था। और वो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सरकारी प्रोसेस से जाना है कि टेंडर और फ्लोट करके भाई साहब अगर आपके पास कुछ है, आप कितने दाम पे दोगे, आप टेंडर भरिएगा करके, वैसी पद्धति यानी कि कोई ज़रूरत थी नहीं। हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें सेक्शन 50 है, जिसके तहत अगर कोई इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट होना है, जैसे ये आज के संदर्भ में ब्लैक फंगस की दवाई की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट चाहिए, तो बगैर टेंडर भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार, इस प्रावधान के तहत खरीद सकते थे। पर लगता नहीं है अब तक कोई ऐसे कदम उठाए गए हैं। या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी भी कर सकती है अगर वो चाहे तो, और अगर उनके पास आर्थिक प्रावधान हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो काम करने की बात है, अगर काम करना चाहे तो कर सकते हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। जालंधर की मैरी जोसेफ कोरोना के इलाज के दौरान ब्लैक फंगस से संक्रमित हो गई। 40 साल की मैरी के परिवार वालों ने एम्फोटेरेसिन बी के इंतजाम के लिए क्या क्या नहीं किया। पंजाब के सभी जिलों में पता किया कि इंजेक्शन कहां मिलेगा। उसके बाद मैरी के जानने वालों ने स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाने का रास्ता निकाल लिया। 2 दिन तो इंजेक्शन खोजने में लग गए, तब जाकर अमृतसर से 12 इंजेक्शन का इंतजाम हुआ। बाद में इंजेक्शन का मिलना बंद हो गया। इस बीच किसी ने एक नंबर भी दिया कि इस नंबर पर संपर्क करने से इंजेक्शन मिल जाएगा। 54,000 उसके खाते में डालने के बाद पता चला कि वो फ्रॉड था। दवा की तलाश में लोग धोखा खाने में भी पैसे गंवा रहे हैं। क्या पता इस नंबर से यह ठग दूसरे मजबूर लोगों की जेब खाली कर रहा है। पूरी दवा न मिलने के कारण मैरी नहीं बच सकी। मैरी के इलाज के लिए उनके पति जोसेफ ने दोस्तों और रिश्तेदारों से 4 लाख रुपए उधार लिए। 8 लाख खर्चा आया है, कर्जा भी हो गया। 2 बेटियों की मां मैरी की जान नहीं बच सकी। हमने उनको 54,000 गूगल पे के ज़रिए हमने उनको सेंड किए। जैसे ही हमने उनको सेंड किए तो 1-2 बारी उन्होंने हमारे से बात की। हमने पूछा कि इंजेक्शन कहाँ रह गए, तो उन्होंने हमारे साथ टाल मटोल करना शुरू कर दिया कि बस आ रहे हैं, हमारी गाड़ी ख़राब होगी। तो बस 1-2 बार दोबारा हमने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठाना हमारा बंद कर दिया। तो हम समझ गए कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो हमने उसकी रिपोर्ट कमिश्नर ऑफ लुधियाना को ईमेल के ज़रिए दी कि हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। तो हमारी बेनती है, अपील है प्रशासन से, लुधियाना पुलिस से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, कि ऐसे लोगों के ऊपर हम नकेल कसें। इसलिए कहता हूं कि ब्लैक फंगस के इलाज का खर्चा सरकार को भरना चाहिए। जितना पैसा झूठे विज्ञापनों पर खर्च होता है, प्रोपेगेंडा करने में खर्च होता है, उसी से लोगों का इलाज भी हो सकता है। इंदौर की युक्ता यादव ट्विटर पर अपने पिता जयवीर यादव के लिए मदद मांग रही थी। जयवीर यादव स्टेशन मास्टर हैं। 25 दिनों से ब्लैक फंगस का इलाज चल रहा है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि कितना खर्चा हो गया होगा। मेरा नाम युक्ता है, मैं IIT खड़गपुर की छात्रा हूँ। मेरे पिताजी श्री जयवीर यादव पिछले 20 दिनों से बॉम्बे हॉस्पिटल के बेड नंबर 1153 पर एडमिट हैं। उन्हें
म्यूकरमाइकोसिस हुआ। यह बीमारी उनके एक आँख में पहले ही फैल चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपनी उस आँख की रोशनी पूरी तरीके से गंवा बैठे और इंजेक्शन ना मिलने की वजह से अब यह बीमारी उनके दूसरे आँख में भी फैल रही है और यह बीमारी उनके दिमाग में घुस रही है। मेरा शिवराज सिंह जी, मामा जी से निवेदन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन कि वह यह इंजेक्शन मुझे जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराए ताकि मैं अपने पिताजी का इलाज करा सकूं। पटना एम्स में हर दिन पूरे बिहार से ब्लैक फंगस के मरीज पहुंचने लगे हैं। एम्स अस्पताल सरकारी है तो यहां इलाज हो जा रहा है, लेकिन दवा की दिक्कत तो है ही। जिन लोगों को प्राइवेट में इलाज कराना पड़ रहा होगा उनकी क्या हालत होती होगी सोचिए। बिहार आने वाले मरीजों को अगर इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और एम्स में बेड मिल गया तो उनकी किस्मत। जिस तरह से बिहार भर से मरीज आ रहे हैं, कुछ समय बाद इन अस्पतालों के सामने कहीं बेड की समस्या खड़ी ना हो जाए। फिलहाल बड़ी चुनौती है दवा में जरा भी देरी से बीमारी। एम्स पटना के ईएनटी विभाग में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर क्रांति भावना कहती हैं कि पिछले 12 दिनों में 45 मरीजों का ऑपरेशन करना पड़ा है। दवा अगर समय पर ना मिले तो यह बीमारी और विकराल हो जाती है। मनीष कुमार से बात करते हुए डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद भी इसी दवा की जरूरत होती है, इसलिए लंबे समय के लिए मरीज के लिए दवा होनी ही चाहिए। यही नहीं, शहर और गांव के लोगों को कोविड के बाद सफाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं ये कहूँगी कि इनिशियली जब मरीज़ आ रहे थे बहुत सारे सीरियस मरीज़ भी आ रहे थे, अब भी आ रहे हैं सीरियस मरीज़ इन अ सेंस कि जो ऑलरेडी ब्रेन इन्वॉल्व है, जो ऑलरेडी स्किन ख़राब हो गया, जो ऑलरेडी तालू ख़राब हो गई, आँख ख़राब हो गए, ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं हमारे पास। इनफैक्ट अभी एडमिटेड जितने मरीज़ हैं उसमें से मोर देन 50% ऑफ देम ऑलरेडी हैव देयर ऑर्बिट इन्वॉल्व एंड आउट ऑफ दैट 50% अनदर 50% हैव देयर ब्रेन इन्वॉल्व। तो आप समझ रहे हैं कि सिविरिटी तो ज़्यादा है क्योंकि वो टाइम हमें नहीं दे रहा है बहुत ज़्यादा। रूरल बैकग्राउंड भी है, शहर का भी बैकग्राउंड है। सो आई कैन नॉट टेल यू कि वो केवल रूरल से आ रहे हैं, पेरिफेरीज से भी आ रहे हैं, ट्रीट होके आ रहे हैं, कोविड के लिए ट्रीट किया या बिल्कुल केवल बुखार के लिए ट्रीट किया। Lack of medicine is the biggest problem which everybody, as a doctor I feel very bad in a sense that आज के डेट में हम कितनी भी मेहनत कर लें, it is a medical problem and जो ये बीमारी it's a medical disease। इसमें हमारा रोल सर्जन का इसलिए है ताकि उस सड़न और गलन वाली चीज़ों को हम हटाएं ताकि और वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगे और ताकि ड्रग एब्जॉर्ब होके ब्रेन को अटैक होने से बचे या ब्रेन में फर्दर प्रॉब्लम करने से बचे। तो इफ़ आई डोंट हैव द ड्रग इवन इफ आई ऑपरेट व्हाट विल हैपन। हमारे यहाँ बेड्स की कोई दिक्कत नहीं है, बेड्स भी हैं, मेडिसिन आहिस्ते आहिस्ते मिलना शुरू हो रहा है और अभी 500 वायल IGMS को मिल रहा है जिससे हम लोग 100 लोगों की मरीज़ की इलाज कर रहे हैं अभी, क्योंकि एक मरीज़ में 5 वायल यूज़ करना पड़ता है, तो इसके इलाज हम लोग के यहाँ उपलब्ध है। लेकिन ये एक बड़ा समस्या है आज की तारीख में, ब्लैक फंगस केसेस आपको लगता है कि एपिडेमिक फॉर्म लेता जा रहा है? चूँकि ग्रामीण परिवेश पहली बार इन्वॉल्व हुआ है, फेज़ 1 आप देखेंगे पहली लहर में ऐसा नहीं था, शहरों में ही सीमित था, गांव में बहुत कम था। चूँकि इस बार ग्रामीण परिवेश इन्वॉल्व है और वहाँ बहुत ज़्यादा सफाई की आदत नहीं रह पा रही है, इसलिए ये स्थिति थोड़ी भयावह होनी शुरू हो गई है और रिजल्ट्स आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। इसकी तैयारी सब जगह रखनी पड़ेगी। पूरे देश में ब्लैक फंगस की दवा की कमी है, केवल बिहार में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कहना है कि बिहार में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 400 है और हर दिन के हिसाब से दवा है और ब्लैक फंगस के मरीजों की दवा अपने खर्चे पर सरकार दे रही है। बिहार संभवतः पहला राज्य है जिसने इस बीमारी की जो दवा एम्फोटेरिसिन होती है उसके इंजेक्शन को 15 तारीख को ही आदेश निकाल के अपने सभी अस्पतालों में, जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भिजवाना हमने शुरू कर दिया। और तुरंत ही जो बड़े अस्पताल थे, खास करके IGIMS, एम्स, PMCH, NMCH, ऐसे जगहों पर डेडिकेटेड वार्ड बनवा दिया और वहाँ पे लोगों के इलाज की शुरुआत हमने करा दी। एक मरीज को बचाने के लिए राज्य की सरकार अपने अस्पतालों में लगभग 4 लाख से 5 लाख रुपए का दवा दे रही है केवल एक मरीज के लिए। और अभी तक बिहार में हम सब लोगों ने जो विभिन्न
मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ दी हैं उसकी संख्या इस एम्फोटेरिसिन दवा की वह 16,000 के करीब है। 16,000 वायल इंजेक्शन हम लोगों ने दिए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मरना लोगों की गलती नहीं थी, सरकार की थी। दिल्ली सरकार ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है। यह कमेटी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले लोगों को मुआवजा देना चाहती है। सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे पीड़ितों के परिवारों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक कमेटी बना के 4 सदस्य कमेटी बना के इसकी पूरी जांच की जाएगी कि अगर कहीं से इस तरह का कोई सूचना, इस तरह का कोई क्लेम, इस तरह का कोई दावा आता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मरीज़ की डेथ हुई, तो उसकी पूरी जांच की जाए। और अगर किसी की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई तो सरकार की ओर से भी ऐसे मामलों में 5 लाख रुपए के कंपनसेशन का ऐलान, 5 लाख रुपए के परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता राशि का ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो भी दिया जाएगा। यह ठीक कदम है। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों को मुआवजा मिलना ही चाहिए। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र को भी देना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई का जिम्मा उसके पास था। पेंडेमिक और एपिडेमिक के अंतर में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में इस वक्त 2 महामारियां चल रही हैं, कोरोना और ब्लैक फंगस की। सरकार कहती है कि वह लड़ रही है, सफलतापूर्वक दूसरी लहर को नियंत्रित कर चुकी है, लेकिन दवा आप खोज रहे हैं, आज तक खोज रहे हैं, और इलाज का लाखों खर्चा आप चुका रहे हैं, कर्जे में आप डूब रहे हैं। तबाही आपकी और वाहवाही सरकार की। ब्रेक ले लीजिए। कोरोना की दूसरी लहर जब कम हो रही है, तब वो कहानियां सामने आ रही हैं जिसमें पता लग रहा है कि कैसे ये लहर महाराष्ट्र के गांवों में कई परिवारों को उजाड़ गई है। हम 3 कहानियां लाए हैं जिनमें परिजन तो चले गए, लेकिन जो बचे हैं उन्हें यह दर्द सालता रहेगा कि कितने कम साधन थे अपनों को बचाने के लिए। डॉक्टर पूछ रहे थे कि मां को बचाएं या मामा को। सोलापुर के टेम्भुरली गांव में रहने वाले भैया शेख का पूरा परिवार 9 दिन में उजड़ गया। उनके पिता मोहम्मद हनीफ शेख, उनकी बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, उनकी पत्नी, उनके भाई एक एक कर कोरोना की वजह से दम तोड़ते रहे। 7 लोगों के परिवार में 5 की जान चली गई। कोरोना के साथ में हमारा रिश्ता चालू हुआ 20 अप्रैल 2021 से। इसके बीच पहले हमारे घर में डेथ हुई 27 अप्रैल 2021 और आखिरी डेथ हुई 6 मई 2021। इन 9 दिनों के अंदर मेरे घर में 5 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। उसके अंदर मेरा अब्बा मोहम्मद हनीफ मौला शेख उम्र 68 साल, मेरे अम्मी इल्लिल्ला मोहम्मद हनीफ शेख उम्र 61 साल, मेरी छोटी माँ रुखसाना मोहम्मद हनीफ शेख उम्र 55 साल, मेरे बड़े भाई इकबाल मोहम्मद हनीफ शेख उम्र 31 साल और मेरी बीवी आरजिया भैया शेख उम्र 24 साल। ये लोग कोरोना से इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर कोरोना से जाने से ज़्यादा इनको इलाज जो सही नहीं मिला है दवाखानों में, अस्पतालों में, इससे लोग मरे हैं। ये मेरा पहली बात है। 75,000 में 3 रेमडेसिविर लिए, तो 3 में से 2 पूरी तरह से डुप्लीकेट थे, ये डॉक्टर्स का कहना है। दूसरे दवाखानों जो रेमडेसिविर देने के बाद में हमारे पिताजी ऑक्सीजन नहीं था, बात कर रहे थे, 2 बार दिन में नहाए थे। ऐसे आदमी को 1.5 घंटे में आदमी की मौत हो जाती है। यानी रेमडेसिविर कितने प्रतिशत सही था, आप इस पर अंदाजा लगा। अहमदनगर के पूर्णतांबा गांव के अभिलाष अपनी भाभी और भतीजों के साथ कब्र पर फूल चढ़ाने आए हैं। 21 अप्रैल से 5 मई के बीच कोरोना ने मां, बड़े भाई और 2 मामाओं को छीन लिया। अभिलाष के सामने एक वक्त ऐसा आया था जब उनकी मां और भाई दोनों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी, लेकिन अस्पताल में सिर्फ 1 इंजेक्शन था और डॉक्टर ने पूछा किसे देना है।
इतना बड़ा परिवार था, मामा, माँ, बड़ा भाई, दूसरा मामा, 4 लोग एक साथ 8 दिन के अंदर सब घर छोड़ के गए। अभी खाली घर में मैं, मेरी भाभी और एक भाई और छोटे छोटे 3 बच्चे, पूरा घर हमारा एक कोरोना की वजह से पूरा घर हमारा खाली हो गया है। तो कठिन परिस्थिति से हम लोग जा रहे हैं। हर एक हॉस्पिटल में फ़ोन करते थे, जितने भी रिलेटिव्स है, जितने भी फ्रेंड सर्कल है, सबको फ़ोन किया बेड मिलने के लिए, किधर भी बेड नहीं मिला। ना श्रीरामपुर में था खाली, ना नगर में, ना संगमनेर में, ना नासिक में, किधर भी बेड नहीं मिला। मामा को कैसा लाने का हॉस्पिटल में, हम लोगों को ये रात को 8 बजे बेड मिला, लेकिन मामा ने घर पर ही दम तोड़ दिया। उसी दिन, वो दूसरे दिन रात को मामा ने दम तोड़ दिया, मामा एक्सपायर हो गया। घर से फ़ोन आया, फिर मैं बोला अभी क्या करने का। उसी रात को मम्मी को बहुत तकलीफ़ हो रहा, माँ को, भाई को भी बहुत तकलीफ़ हो रहा, दोनों भी मौत के कुएं में थे। ऐसा बोला तो भी चलेगा। इधर ये तड़प रही थी, इधर ये तड़प रहा। डॉक्टर लोग पहले से बोल रहे थे रेमडेसिविर लाओ, रेमडेसिविर इंजेक्शन लाओ। कहाँ से रेमडेसिविर लाओ? रेमडेसिविर कहीं पर भी नहीं मिला। एक रेमडेसिविर मिला, डॉक्टर के पास गया, एक मिला। डॉक्टर बोल रहा है इधर तेरी माँ है, इधर तेरा भाई है, अभी क्या करने का तू ही बता, किसको बचाने का, क्योंकि दोनों भी मरने वाले। किसको बचाने का तेरे हाथ में। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोला डॉक्टर मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, आपको जैसा करने का आप वैसा करो। सांगली जिले के शिरसी गांव के झिमुर परिवार में तो अब कोई नहीं बचा है। पहले पिता सहदेव बीमार हुए, फिर मां सुशीला, मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटा सचिन दोनों का सहारा बनने आया था। बीमारी ने उसे भी पकड़ लिया और 13 घंटे के भीतर माता, पिता और पुत्र तीनों की मौत हो गई। माझ्या आई वडील प्रमाणे असणारे माझे सासू सासरे, मेरे माता पिता जैसे सास ससुर और देवर सचिन, सभी के प्राण चले गए। अस्पताल ने क्या इलाज किया, नहीं किया, मुझे इस पर नहीं बोलना है। जो दुख का पहाड़ मेरे परिवार पर गिरा है, खासकर मेरे पति का दायां हाथ चला गया। पूरा झिमुर परिवार टूट गया। आम्ही पूर्ण झिमुर कुटुंबीय कोलॅप्स झालेला आहोत। अब वक्त अपनों की सूध लेने का है। जो परिवार में बच गए हैं उनका बुरा वक्त अब भी जारी है। हम उनकी मनोदशा का अंदाजा लगा सकते हैं। उजड़े परिवारों को धीरज, ढाढ़स और मदद की जरूरत होगी ताकि वो फिर से खड़े हो सकें। टूटे परिवारों की कहानी दिखाने का मकसद तभी पूरा होगा जब आप अपने आसपास के ऐसे लोगों का ख्याल रखना शुरू कर देंगे। सोलापुर से सलाउद्दीन शेख, अहमदनगर से माधव ओझा, सांगली से रॉबिन डेविड और मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।